आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहसिन वली। नमस्कार। कोरोना संकट को एक लंबा समय हो गया है। इस दौरान हमें नोवेल कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। इससे कैसे बचना है, ये भी हमें समझ में आ गया है। इन सब के बाद भी अब भी बहुत सारे लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। मास्क पहनना है, इसका पालन तो हो रहा है, लेकिन मास्क कैसे पहनना है, इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। रास्ते में या सार्वजनिक स्थानों पर अपनों से मुलाकात होने पर सुरक्षित दूरी का पालन करना हम ये सोचकर भूल जाते हैं कि वो तो कोरोना से सुरक्षित हैं। हर एक व्यक्ति संक्रमित है, इस सोच के साथ हमें घर से बाहर निकलना है और पूरी सावधानी बरतनी है। तब जाकर हम इस महामारी को हराने में कामयाब हो सकेंगे। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसी उम्मीद के साथ आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर वली, कार्यक्रम में स्वागत है जी। आपका। नमस्कार, श्रोताओं को भी और आपको भी मेरा बहुत नमस्कार और जन्माष्टमी की भी पूरी शुभकामनाएं, कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। डॉक्टर वली, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हम चर्चा शुरू करें इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा एक और टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर वली, आज की जो सबसे बड़ी खबर या पिछले एक हफ्ते से जो पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं, वो रूस पर लगी है, जिसका ये कहना है कि उसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और वो बहुत जल्द बाजार में आने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी बेटी को भी ये टीका दिया जा चुका है और इससे स्थायी प्रतिरोधक क्षमता का विकास शरीर में होगा। इधर आईसीएमआर ने भी डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो रूस के साथ इस वैक्सीन को लेकर बातचीत करेगा। क्या कहेंगे आप इस पर और इस वैक्सीन से कितनी उम्मीद की जाए? ये उतनी ही बड़ी खबर है जिसके बारे में मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि 15 अगस्त को आईसीएमआर ने एक तारीख दी है जिस पर हो सकता है हमारे पूज्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले के प्राचीर से कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जी। वैक्सीन आया नहीं है जी। वैक्सीन का स्टेज 3 ट्रायल ये शुरू हुआ है बड़ी तादाद में लोगों पे, जिसके लिए उन्होंने अपनी बिटिया को बहुत अच्छा किया, उन्होंने आगे किया है। मैं उसकी सराहना करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। मैंने भी ये कहा है और आपके चैनल पे भी शायद कहा है कि इस समय जरूरत इस बात की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन की स्टेज 3 ट्रायल के लिए आगे आए और अपनी जान की बाजी लगा के आए, क्योंकि अगर हम वैक्सीन के ट्रायल में मर गए तो वो देश के काम आ जाएंगे और ये इससे अच्छा होगा कि हम कोरोना से मरें। तो इसी बात के संदेश को लेकर उनकी पुत्री सुपुत्री इसके सामने आई हैं, एज ए ग्रेट मोटिवेटर लोगों को इसके लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया है और उनके ही अनुसार सितंबर से इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू होगा और अक्टूबर से इसकी मार्केटिंग होगी। इस संबंध में उनके यहाँ की डिफेंस का जो इंस्टीट्यूट है उसके साथ और एक दवा की कंपनी है वहाँ जिसका नाम है बिनो फार्मा कंपनी और गैमेलिया इंस्टीट्यूट है उनका, जैसे हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, उन्होंने मिलकर ये वेक्टर 2 कंपोनेंट वैक्सीन बनाया है जो कोरोना वायरस से नहीं बनाया है। उन्होंने एडिनो वायरस के ऊपर कोटिंग करके कोरोना के एंटीजन की बनाया है और इसका नाम उन्होंने बड़ा अच्छा दिया है। हम जब बच्चे थे तो स्पुतनिक नाम का अंतरिक्ष विमान रूस से जाया करता था, उसकी कहानियां पढ़ते थे। आज उन्होंने इस वैक्सीन का भी नाम स्पुतनिक 5 दिया है और ग्राम कोविड वैक्सीन भी नाम दिया है, गैम कोविड वैक्सीन। तो ये इसको मैं अच्छा कदम मानता हूं और इसकी सराहना करता हूं और इसको हमको इस तरह से देखना है कि तमाम जो 120 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो सब वैक्सीन तैयार हैं, सबकी झोली में वैक्सीन है।
लेकिन झोली में से निकालने की परमिशन को देखा जाएगा कब मिलती है, जो कि सेफ्टी ट्रायल पे निर्भर करेगी। हमारे पास भी वैक्सीन है, हमारी झोली में भी उतने ही वैक्सीन है जितने रूस के पास हो सकते हैं, या सारा गिलबर्ट के पास यूके में हो सकते हैं, या एस्ट्राजेनेका के साथ जो हमारी कोलैबोरेशन है यूरोप की उसके पास हो सकते हैं, या बायोकॉन जो हमारी कंपनी है उसके पास हो सकते हैं, या हमारे इंडिया का जो कोवैक्सीन है उसके पास हो सकते हैं। तो ये खबर इस तरह से इसको लेना चाहिए विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि इसकी जो 2nd डिग्री की ट्रायल हुई है उसमें बहुत कम संख्या में लोगों को ये वैक्सीन देकर ये इसको 3rd स्टेज में उन्होंने डाला है, जिसका कुछ विरोध भी अंदर ही अंदर उनके देश में हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो ये एक अच्छी पहल है, जैसा कि डॉक्टर वली बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन के लिए टकटकी निगाह लगाई हुई थी, जी ये एक सकारात्मक पहल के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं। और जो भारत की पहल है कि एक समिति बनाई गई है, वो इस पर निर्णय लेगी कि इस वैक्सीन को भारत में कैसे लाना है, और अगर रूस में इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन होता है और वहां की जनता पर इसका ट्रायल होता है, तो फिर आने वाले समय में दुनिया के अलग अलग देशों में भी इस वैक्सीन से लोगों को लाभ मिलेगा। डॉक्टर वली, एक और खबर यह है कि जो बाजार में अलग अलग तरह के माउथ वॉश अवेलेबल हैं, कहा जा रहा है कि उससे भी अगर हम नियमित तौर पर या दिन में 2-3 बार माउथ वॉश करें तो कोरोना के संक्रमण को बहुत हद तक टाला जा सकता है। कितनी सच्चाई है इस खबर में? जी, मैं आपको बहुत अच्छी मुबारकबाद देता हूँ, आपने सवाल पूछा। माउथ वॉश से जरूरी है जल नीति का करना। जी, हमारी प्राचीन पद्धति है जल नीति करना, और जब नमाज के लिए एब्लूशन किया जाता है उसमें भी हर बार 5 बार दिन में नाक में 3-3 बार पानी दिया जाता है, जिसको 15 बार 24 घंटे में किया जाता है। तो हमारी जो प्राचीन जल नीति की ये पद्धति है वो गले को साफ रखने से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नाक में इनका जो है निवास होता है वायरस साहब का, कोरोना साहब का, जी, और गले में भी होता है। एस रिसेप्टर गले में भी होते हैं। अब वॉश जो हैं, जो माउथ वॉश हैं, उनकी बात मैं करूंगा। माउथ वॉश जो है ये भी बहुत अच्छी चीज है। उसकी जगह हम तुलसी का काढ़ा भी पी सकते हैं और उससे भी कुल्ला कर सकते हैं। जी, नमक के गर्म पानी से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम माउथ वॉश को प्रसारित करें। महंगे हैं, अल्कोहल बेस्ड हैं। कुछ लोगों को इसमें आपत्ति भी होती है कि वो अल्कोहल नहीं पीते हैं और अल्कोहल जाता है कुछ ना कुछ माउथ के गार्गिल्स करने में। माउथ वॉश एक अच्छा हाइजीनिक मेथड है जिससे गले के तमाम बैक्टीरिया और वायरसेस खत्म हो जाते हैं। जी, तो माउथ वॉश किसी भी ब्रांड का हो, माउथ वॉश एक अच्छी चीज है, एक अच्छी ट्रेडिशन है। मुंह की दुर्गंध को खत्म करता है, सुगंध को लाता है, मुंह के जो बैक्टीरिया हैं उनको मारता है। और वायरस को कितना मारता है ये हमको नहीं पता, लेकिन क्योंकि उसमें 70% अल्कोहल होता है इसलिए वो एक सैनिटाइजर अच्छा है। और माउथ वॉश का प्रयोग एक हेल्दी ट्रेडिशन है, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको खिलाल जो होती है, दांत साफ करना, दांत की रेखों को साफ करना, और हमको दांतों में फ्लॉस करना, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना कि गार्गिल करना। जी बिल्कुल। डॉक्टर वली, दुनिया के तमाम देश जो हैं वो इस समय टेस्टिंग को बढ़ाने पर अपना पूरा फोकस रख रहे हैं। भारत में भी जी हाँ, जिन कुछ राज्यों में बहुत तेजी से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहां भी सरकार की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में परीक्षण किया जाए, लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, जिससे कि अगर अर्ली स्टेज पर कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की जा सके तो मृत्यु दर में और कमी आ सकती है। कैसे देखते हैं इस पहल को? आज प्रधानमंत्री ने भी इस पर जोर दिया है। बिल्कुल, मैंने सुना, प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य सुना। उन्होंने भारत को बताया है, सराहा है कि अमेरिका के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बताया है कि वो इंडिया में हो रहे हैं। ये बड़ी बात उन्होंने कही अपने वक्तव्य में। और प्रधानमंत्री जी का भी वक्तव्य आया है और प्रधानमंत्री की चिंता भी थी। उन्होंने उन प्रदेशों के नाम भी लिए जिन प्रदेशों में संक्रमण बढ़ रहा है, उन प्रदेशों के नाम भी लिए जिनमें संक्रमण घटा है। और उन्होंने ये संदेश देना चाहा है कि टेस्टिंग के बाद हम कोरोना पर गिरफ्त कर सकते हैं, हम कोरोना के केसेस पकड़ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं।
लेकिन मैं एक बात अपने डॉक्टर बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि आजकल जो मरीज आ रहे हैं उनमें कोई लक्षण ही नहीं है। सिर्फ एक लक्षण मैं देख रहा हूं कि थकान है 7-8 दिन से, और फिर उनके अंदर चेस्ट के अंदर एक्सरे या उनका वो अगर सीटी स्कैन कराया जा रहा है तो उसमें कोरोना के फाइंडिंग्स मिल रहे हैं। तो कभी भी हमको कोरोना का कोई शक का केस हो, डाउटफुल केस हो, तो टेस्ट पे नहीं डिपेंड करना है, क्योंकि टेस्ट की जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की जो कैचमेंट है वो 70% है और एंटीजन की इससे भी कम है। तो दोनों को मिला के हम स्क्रीनिंग और स्कैनिंग कर सकते हैं, और सोसाइटी की स्क्रीनिंग करने के बाद उसमें से जिन लोगों पे शक हो उनका हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट RT-PCR कर सकते हैं। उसके बाद भी हमको शक की सुई पेशेंट के ऊपर ही रखनी है जब तक कि वो 15 दिन तक बिल्कुल ठीक ना रहे, और अगर जरूरत हो तो उसका इमेजिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, भावनगर से अनोखे लाल जी। अनोखे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, आपको हमारा नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो वो साबुन से आप कहते हैं कि हाथ धोने की बात है, उससे सर कपड़ा धोने के साबुन से भी धो सकते हैं और नहाने के साबुन से भी धो सकते हैं, ऐसा कुछ है साबुन के लिए? जी। दूसरा सवाल? और दूसरा सवाल मेरा ये कि जो सैनिटाइजर जो है उससे सिर्फ खाली हाथ की ही सफाई हो सकती है, या उस पाँव पर भी थोड़ा लगा के घिस सकते हैं, तो क्या तकलीफ होने वाली है, क्या है? इनके 2 सवाल हैं डॉक्टर वली। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि नहाने वाले साबुन के साथ साथ क्या कपड़े धोने वाले साबुन का भी प्रयोग हाथ धोने में किया जा सकता है? जी देखिए, इसकी जो झिल्ली है ना वायरस की, किसी भी साबुन से फट जाती है जी, और कपड़े धोने वाला साबुन ज्यादा स्ट्रांग होता है, और कपड़े धोने वाले जितने भी आजकल अच्छे साबुन आ रहे हैं वो भी सरफेस टेंशन को डिक्रीज करने की सिद्धांत पर काम करते हैं जी। और बहुत ही स्ट्रांग और बहुत मजबूत उनका रिएक्शन होता है स्किन पे। लेकिन कुछ लोगों को उनकी स्किन सेंसिटिविटी होती है, तो इसलिए उनको हम कास्टिक से युक्त साबुन स्किन पर यूज करने या मुंह पर यूज करने की सलाह नहीं देंगे, और नॉर्मल जो रेगुलर सोप आप यूज करते हैं उससे हम हाथ धोने की सलाह देंगे। लेकिन इसमें धोने से ज्यादा जो जरूरी बात है वो ये है कि 20 सेकेंड से कम हाथ नहीं धोने हैं जी, और 5 उंगलियों को और उंगलियों के बीच का जो स्थान है उसको घर के कलाई तक पूरा जाकर हाथ धोना है, और फिर 20 सेकेंड से ज्यादा जब समय हो जाए तब पानी से धोना है जी। इससे कम समय में अगर हम साबुन को धो देंगे तो यथार्थ फायदा नहीं होगा, चाहे वो कपड़े धोने का साबुन हो, चाहे वो वॉशिंग का सोप हो, फ्लेक्स हो, या वॉशिंग का लिक्विड सोप हो, या टॉयलेट का लिक्विड सोप हो, सबका इफेक्ट एक सा है और झाग बनना उसमें जरूरी है। अगर झाग नहीं बना तो ये कोरोना वायरस की जो लेयर है, वैक्स की लेयर जिसको हम फैटी लेयर कहते हैं, वो नहीं फटेगी। दूसरा सैनिटाइजर का सवाल है, बड़ा मजाक हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि सैनिटाइजर पी लो। एक और भी देश के जो है बड़े हैं उन्होंने भी कहा था, बोल्सोनारो साहब ने कि भी पी लो। तो कुछ लोगों ने मजाक भी बनाया था कि अल्कोहल क्यों ना पी लो, जब अल्कोहल होता है सैनिटाइजर में। तो ये सब बातें करने की नहीं है। सैनिटाइजर उन्हीं लोगों के पास है जो अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा सैनिटाइजर साबुन और पानी है, मेरा सैनिटाइजर मुल्तानी मिट्टी भी हो सकता है, मेरा सैनिटाइजर मिट्टी और पानी भी हो सकता है। तो सैनिटाइजर जो है उसको हम उतना ही यूज करें जितना जरूरत हो, और सफाई का ध्यान रखें, और ग्लव्स वगैरह भी ज्यादा न पहने। ग्लव्स के अंदर पसीना आने से भी जरासीम ट्रैप हो जाते हैं। तो ये इनके सवालों का दोनों का उत्तर हो गया। और पैरों पर सैनिटाइजर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैरों को सादे पानी से या साबुन के पानी से धो लें। अच्छा हो कि मोजे पहन लें और जूते बाहर उतार कर घर में आए, और मोजे भी बाहर उतार दें जूतों में, तो इससे पूरा हाइजीनिक एटमॉस्फेयर आपके घर के अंदर का हो जाएगा। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश से मांगेलाल जी जुड़ चुके हैं। मांगेलाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार सर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब के माध्यम, आपके और डॉक्टर साहब के माध्यम से जी, कि एक मास्क को कितने दिन तक यूज करना चाहिए? बढ़िया सवाल है डॉक्टर वली। ये जानना चाहते हैं कि एक मास्क को कितने समय तक इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, ये बड़ा सवाल भी है और इससे इकोनॉमी का भी संबंध है, हमारी जेब का भी संबंध है। तो मास्क जो है
हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। सर्जिकल मास्क अमूमन हम लोग उसको डिस्पोजेबल ट्रीट करते हैं और N95 मास्क जो है वो 7 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है जी। सर्जिकल मास्क को हम कहते हैं आइडियली 8 घंटे इस्तेमाल करना चाहिए और उसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि उसके अंदर ज्यादा पसीना ना आए। सर्जिकल मास्क जो है हमारे अंदर के जो बैक्टीरिया हैं और वायरसेस हैं उनको बाहर निकलने से रोकता है, जबकि N95 मास्क जो है बाहर के वायरस और बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है जी। अगर दोनों मास्क भी आप लगा लें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ जी। आमतौर पर जो हरा वाला मास्क होता है, ट्राई लेयर्ड मास्क जिसको हम सर्जिकल मास्क कहते हैं, वो वॉशेबल भी हो सकता है, धोया भी जा सकता है, क्लॉथ मास्क भी धोया जा सकता है और उसको धोकर प्रेस कर लें तो और स्टेरलाइज हो जाता है जी। मास्क को 8 घंटे से ज्यादा एक बार में नहीं लगाना चाहिए और मास्क को जब उतारें तो उसका बाहरी सरफेस जो है वो फेस से टच नहीं करना चाहिए जी। और अगर N95 मास्क है तो उसको भी आप धो सकते हैं, वॉशेबल होता है। और जो बटन वाला मास्क है N95 उसका इस्तेमाल कदापि नहीं करना चाहिए जी। रही डाटा बांधने की बात, कपड़ा बांधने की बात, रुमाल बांधने की बात या मुंह पर फेस कवर लगाने की बात या कपड़े का मास्क लगाने की बात, ये सब वॉशेबल चीजें हैं, इसको आप वॉश करके ज्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश से बबदेश जी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो भीड़ में सड़क पर लोग चलते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर, वो मास्क अपना जब पहनते हैं तो उनका नाक खुला हुआ होता है, नाक कवर नहीं करते सर जी। कभी कभी हाँ, तो क्या उससे मतलब जो खतरा है हमें या नहीं है उससे? डॉक्टर वली, ये जो समस्या है ये भारत देश में हर जगह देखने को मिल रही है। मास्क पहनना है, लोग पहन रहे हैं, लेकिन कैसे पहनना है शायद उनको जानकारी नहीं है या जानते हुए भी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मास्क की जो इम्पोर्टेंस है उसको नहीं समझ रहे हैं जी। मास्क जहां हमारे संक्रमण को दूसरे तक जाने से रोकता है, वहां मास्क दूसरे संक्रमण को और वातावरण के संक्रमण को शरीर में आने से भी रोकता है जी। अब ये संक्रमण आंखों के जरिए, नाक के जरिए और मुंह के जरिए आ सकता है। क्योंकि नाक से हम सांस लेते हैं, प्रेशर से हवा अंदर जाती है, तो नाक को तो कवर करना बहुत ही आवश्यक है और मुंह को भी कवर करना आवश्यक है और आंख के लिए हमको चश्मा लगाना भी साथ में आवश्यक है जी। बार बार मुंह को छूना भी बिल्कुल मना है, बार बार मास्क को छूना भी बिल्कुल मना है। नाक को खोलना अपराध है मेरे नजदीक। नाक को खोल लिया तो आपने मास्क लगाया ही नहीं जी। मास्क तो बेकार हो गया अगर नाक खोल लिया। इनकी बिल्कुल ऑब्जर्वेशन ठीक है और बहुत जगह मैं देख रहा हूँ लोग मास्क ऐसे ही फैशनेबल तरीके से लगा रहे हैं, उनको लगता है कि हमारा दम घुट रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जी। लोग ऐसा भी प्रचार कर रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू कि मास्क लगाने से सैचुरेशन ऑक्सीजन का कम हो जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। मास्क लगाना बहुत जरूरी है। जब सर्जन ऑपरेशन करते हैं 12-12, 14-14, 16-16 घंटे मास्क लगा के ऑपरेशन करते हैं, उनको कोई ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होता, बल्कि पूरा दिमाग उनका काम करता है, तो सर्जरी ठीक करते हैं जी। तो ये कहना कि मास्क लगाने से ऑक्सीजन कम हो जाएगा इसलिए हमको नाक खोलनी है या नाक खोलने के और बहाने तलाश करना या ये कहना हमको याद नहीं रहा, ये गलत जी। बिल्कुल। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको मास्क पहनने की और उसे सही ढंग से पहनने की अहमियत समझनी होगी। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी पूजन में बैठे थे, राम मंदिर के पूजन में बैठे थे, पूरे समय उन्होंने मास्क को लगा के रखा हुआ था और उनके जितने भी साथ में लोग बैठे थे सबने पूरा मास्क लगाया हुआ था, किसी की नाक खुली हुई नहीं थी जी। बिल्कुल। हरियाणा के सिरसा से सखू राम जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राम राम सर जी। राम राम जी। नमस्ते, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते डॉक्टर साहब को भी राम राम जी। बिल्कुल राम साहब। डॉक्टर साहब मुझे पूछना था, जैसे ये हम मास्क लगाए रखते हैं जी, तो जैसे मान लो छींक आती है तो ये से कैसे पता लगेगा भाई ये कोरोना वायरस है? छींक से क्या पता लगेगा सर जी? नहीं, छींक को रोकता है मास्क। खांसी की जो संक्रमण है उसको भी रोकता है, छींक का संक्रमण को भी रोकता है, जोर से बोलने पे जो संक्रमण होता है उसको भी रोकता है, भाषण देने का जो संक्रमण होता है उसको भी रोकता है, जोर से गाना गाने का जो संक्रमण होता है उसको भी रोकता है। बहुत सारे लोगों में ये टेंडेंसी देखने को मिल रही है डॉक्टर वली की वो मास्क तो लगाते हैं, जैसा कि ये भी बोल रहे थे, जब वो अपने परिचितों से मिलते हैं तो वो ये मानकर मास्क उतार लेते हैं कि वो तो सुरक्षित हैं, उनसे मुझे क्या खतरा।
हाँ, और कोरोना वायरस मर गया जी, हवा का भी मर गया, उनके परिचित का भी मर गया, उनके शरीर में तो वो भी मर गया। बहुत अच्छा है। तो ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मास्क का प्रयोग नितांत आवश्यक है और पूरे दिन करना है। मैंने बहुत बड़े एक अमेरिका के साइंटिस्ट का एक वक्तव्य सुना था। उनका कहना ये था कि मैं सिर्फ अपने बेडरूम में जब आता हूँ तब मास्क को उतारता हूँ, बाकी टाइम में मास्क को लगा के रखता हूँ। तो मास्क का प्रयोग बहुत जरूरी है। मास्क हमारी पहली और आखिरी रोकथाम है। मास्क एक कवच है, मास्क रोकथाम है और मास्क इसके प्रिवेंशन का बेहतरीन तरीका है। उसके साथ 2 मीटर की डिस्टेंस बना के रखना और उसके साथ हमको हैंड हाइजीन करना और सफाई रखना, ये सब चीजें कोरोना की वैक्सीन है। आज की तारीख का वैक्सीन यही चारों चीजें हैं। जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के मंडी से नागेंद्र नेगी जी हैं। नागेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर सरकाघाट में ये ग्रेविटी की स्कीमें हैं, तो इससे क्या जल भी इसका वाहक है कोरोना का? जैसे हवा में फैलता वैसे क्या पानी और मलमूत्र इधर उधर त्यागने से भी ये आगे पीछे फैल सकता है? और तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस की जाए जी? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है डॉक्टर वली, वैसे वैसे लोगों के जहन में कई तरह के सवाल हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या पानी के माध्यम से भी फैल सकता है या मलमूत्र के माध्यम से? जी, देखिए मैं अब बताऊं आपको, शुरू में लोगों को पता नहीं था। अस्पताल से निकलने वाली हवा जी, वार्डों से निकलने वाला एग्जॉस्ट, होटलों से निकलने वाली हवा जी, सीवर से निकलने वाला पानी, जो इन्होंने मलमूत्र की बात कही, इससे संक्रमण हुआ है। पिछले साल कोविड वायरस में भी मलमूत्र के जरिए संक्रमण हुआ है। इसीलिए हम अभी कहते हैं कि अपना टॉयलेट अलग रखिए अगर आपको कोविड का संक्रमण है। अभी एक मुकदमा भी चला था कि वो एक रेजिडेंशियल कॉलोनी के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि उनके घर के पास एक होटल में कोरोना सेंटर बनाया जा रहा था। तो उन्होंने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि पानी से, इसके निकलने वाले पानी के प्रवाह से या सीवर के पानी से हमको कोरोना हो सकता है। उनकी बात जायज मानी गई कोर्ट में और ये बात सच्ची है कि हम जिस चीज का ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये मलमूत्र से भी फैल सकता है। खास तौर से ये जो मल है, यानी पाखाने में वायरस का निकलना, ये तो बिल्कुल सकारात्मक साबित हो चुका है। यूरिन में इसका निकलना मुझे नहीं मालूम है, मगर फीसेस के थ्रू इसका संक्रमण हुआ है और कोरिया वगैरह में, जापान में इसके केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं, उस पर रिसर्च भी हुई है जी। और एक इसका जो टेस्ट है सलाइवा के जरिए भी होता है। तो सलाइवा के जरिए अगर टेस्ट होता है तो सलाइवा भी जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का पार्ट है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो है मुंह से गुदा तक होता है। तो कहीं ना कहीं ये वायरस जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में रह सकता है। जी बिल्कुल। देहरादून से शांति सिंह जी हैं। शांति जी, कार्यक्रम में स्वागत है। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जैसे मतलब जो ठीक होके घर जा रहे हैं तो क्या उनको दोबारा भी खतरा रहता है ये इस बीमारी होने का, या खाली ये कोरोना एक ही बार होता है? एक बार जिस व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हो गया और वो उससे ठीक हो गया, क्या दोबारा उसे कोरोना संक्रमित होने की आशंका होती है? बिल्कुल होती है। वो ठीक होता ही नहीं है। आप मेरी बात माने तो वो ठीक होता ही नहीं है। ये इतना धूर्त, दुष्ट और बड़ा ही कैरेक्टरलेस वायरस है कि इसके बारे में जितने भी बुरे शब्द हैं सब बोले जाएं तो भी कम होगा जी। ये वायरस के टेस्ट निगेटिव होने के बाद अभी परसों ही एक डॉक्टर साहब की खबर आई है जिनका टेस्ट निगेटिव हो गया, वो घर आ गए और 1 हफ्ते बाद उनको दोबारा संक्रमण हुआ और वो मर गए जी। उनके खून जम गया, हार्ट अटैक हो गया। अभी आपने देखा होगा राहत इंदौरी साहब को भी हार्ट अटैक हुआ है जी। अब वो कोरोना से पीड़ित थे। मेरे खुद कई रिश्तेदारों को सडन डेथ हुई है जिनको कोरोना था जी। तो कोरोना जब शरीर में नेगेटिव भी हो जाता है तो हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो चेंजेस आती हैं, गुर्दे में जो चेंजेस आती हैं, और अभी 3 दिन पहले ये रिसर्च भी आई है कि ब्रेन के अंदर भी ये नुकसान करता है जी। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर शोध हो रहा है और इस पर तो शोध हो चुका है कि कोरोना के जो मरीज ठीक हो गए हैं उनके लंग्स के अंदर क्लॉट पाए गए हैं, उनके पैरों पे सूजन आई है, पैरों के अंदर क्लॉट पाए गए हैं। और आज ही देखिए राहत इंदौरी साहब की जो डेथ हुई है, सडन डेथ हुई है। तो ऐसी जितनी भी सडन डेथ है ये कोरोना के कारण हो सकती हैं।
और कोरोना के कारण लंग्स भी सिकुड़ जाते हैं, जो कभी भी नॉर्मल नहीं होते। जितने लंग कोरोना में प्रभावित हो जाता है, जितना लंग का पोर्शन, फेफड़े का पोर्शन, वो कभी भी फिर नॉर्मल जैसा नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आज जन्माष्टमी का भी उपलक्ष्य है, आप बांसुरी बजाइए, शंख बजाइए, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कीजिए, बैलून फुलाइए, ओम का उच्चारण कीजिए। जो लोग जिक्र और मुराकबा करते हैं वो लंबी सांस लेकर जिक्र और मुराकबा करें जी। और जो भी वो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज है उसको करें और अपने फेफड़ों को सशक्त बनाएं। और यही कोरोना से लड़ने का सबसे अच्छा उपचार है। और कोरोना एक बार शरीर में चला जाता है तो ये शरीर में घर बना लेता है। बार बार WHO ने आज भी कहा है सुबह कि कोरोना जाने वाला नहीं है और कोरोना से लड़ना जो है वो एक आसान काम नहीं है। तो इसलिए कोरोना से बहुत डर के रहना है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, मल्टीविटामिन खाना है, हल्दी वाला दूध पीना है और तुलसी का इस्तेमाल करना है, कलौंजी का इस्तेमाल करना है, अश्वगंधा का इस्तेमाल करना है, काढ़ा पीना है और फल खाने हैं, विटामिन खाने हैं और पूरी नींद लेनी है और अपनी एक्सरसाइज, व्यायाम जितनी भी आप कर सके उतना करना है। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश से राजेश जी हैं। राजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, मैं राजेश नेमा सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूँ और मेरा प्रश्न है, थायराइड के रोगी कोरोना के समय अपनी क्या क्या सावधानियां रखें? अच्छा सवाल है डॉक्टर वली की थायराइड से जो लोग परेशान हैं। थायराइड में क्या होता है, थायराइड में पूरे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है या तो स्लो हो जाता है, या जिन लोगों को तेजी वाला थायराइड, हाइपर थायराइड होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। तो दोनों ही अवस्था में शरीर को एक बैलेंस करना पड़ता है। थायराइड के वो रोगी जिनको कम थायराइड वाली हाइपोथायराइड की बीमारी है, उनको अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लेना चाहिए। और जो हाइपर थायराइड पेशेंट हैं उनको अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, उनकी हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा रहती है और उनको नींद भी कम आती है, उनको डायरिया भी हो सकता है, उनको घबराहट भी जल्दी हो सकती है। तो इसलिए उनको वो सब चीजें करनी चाहिए जो विदाउट एक्सरसाइज डीप ब्रीदिंग से रिलेटेड है, जिसमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग आता है। और नींद पूरी उनको अपनी रखनी चाहिए। थायराइड के मरीज जो हैं उनको आयोडीन पूरी मात्रा में लेनी चाहिए और उनको नमक भी आयोडाइज लेना चाहिए। आयोडीन का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कोरोना को रोकथाम करने में। जी बिल्कुल। डॉक्टर वली, वैसे तो आपने बहुत सारे टिप्स हमारे श्रोताओं को पहले ही बता दिए। कार्यक्रम में समय कम है, संक्षेप में कुछ और आप कहना चाहें? देखिए, संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि कोरोना जो है वो इस समय हवा में फैल रहा है। WHO ने बहुत ही अच्छी अंग्रेजी में बार बार कह दिया है और कल भी मैंने जो टेड्रोस साहब का बयान सुना है, उस बयान में उन्होंने ये पूरा अपना पल्ला झाड़ लिया है कह के कि कोरोना को रोकना आपके हाथ में है। तो जब उन्होंने ये कह दिया है कोरोना को रोकना हमारे हाथ में है, तो हमको अनुशासन से रहना है। प्रधानमंत्री जी ने 3 बार हाथ जोड़ के लोगों से कहा है कि घर से मत निकलिए। जब आप किसी को टेलीफोन करते हैं तो डायल टोन में भी ये बात आती है। आपको मास्क लगाने को कहा जा रहा है, मास्क लगाना मत भूलिए। आपका मास्क जो है वो कोरोना का कवच है, उसको मैं मास्क को कोरोना का कवच कहता हूँ। 2 मीटर की दूरी बनाकर रखिए, हाथों को सैनिटाइज रखिए और जितनी भी सफाई की एहतियात हो, खाली सैनिटाइजेशन नहीं, सफाई की जितनी भी एहतियात हो, मसलन अपने कमरे में सामान को कम रखना, घर में सफाई रखना, घर को हवादार बनाना, खिड़कियों में ऐसे रास्ते बनाना, घरों में खिड़कियों के खुला रखना कि हवा का आदान प्रदान अच्छा होता रहे। और अपने जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास बच्चों को बिल्कुल बगैर मास्क लगाए नहीं जाना चाहिए, ना उनके कमरे में ज्यादा रहना चाहिए। और ये सब इन सब सावधानियों को बरत कर ही हम कोरोना के खिलाफ लड़ सकते हैं और कोरोना को मात दे सकते हैं। डॉक्टर वली, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत एक बार मेरी ओर से आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और बांसुरी बजाते रहें, कोरोना से व्यायाम करते रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, कोरोना से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहसिन वली। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।